नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे अगले 20 प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। साथियों, यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो इससे पहले साथियों हम 2 वीडियो लेकर के आ चुके हैं एसएसटी के ऊपर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर को वहाँ पर डिनोट करते हैं। तो आप फटाफट से जाकर के उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और ये है पार्ट 3, इसमें हम डिस्कस करेंगे अगले प्रश्नों को। थैंक यू। और चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं और जल्दी से आंसर निकालने का प्रयास भी कर लेते हैं। कहा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है कहां पर? मुंबई में, नई दिल्ली में, देहरादून में और नैनीताल में। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो यह साथियों आपका नई दिल्ली में क्या है, स्थापित है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इस प्रश्न का जवाब आप सभी ने दे दिया है। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है कि भाई इसका जो उत्तर है वो 12 लोग साथियों मनोनीत किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। कहा गया कि इंदिरा साहनी मुकदमा 1992 संबंधित है भाई किससे? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि इंदिरा साहनी जो मुकदमा है यह आपका अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव क्या है? सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव क्या है? कहा गया इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल, अर्थशास्त्र है और उपरोक्त सभी। आप सभी जानते हो कि भाई सामाजिक विज्ञान में ये सभी विषय आते हैं और ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं। इतिहास, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ये सभी आपके मेन सब्जेक्ट हैं। सामाजिक विज्ञान संबंधित है भाई किससे? तो सामाजिक विज्ञान किस चीज से आपको संबंधित लगता है? भाई सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यह आपका विज्ञान से भी संबंधित है, कला से भी संबंधित है, साहित्य से भी संबंधित है। इसका भी सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटाक झील, जो लोकटक झील की बात हो रही है, कौन सी लोकटक झील कहां पर स्थित है? तो अगर हमसे लोकटक झील पूछता है तो आप जवाब देंगे मणिपुर। क्या जवाब देंगे भैया? मणिपुर। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप तेजी से रिवीजन कर लें एक तरीके से, वो चाहता हूं। निम्नलिखित में से कौन सही प्रकाश सुमेलित नहीं है? भाई कहा गया जनजाति और प्रदेश, कहा गया लेप्चा। लेप्चा कहा गया कि सिक्किम से संबंधित है, मोनपा कहा गया अरुणाचल प्रदेश से, निसी कहा गया मेघालय और गद्दी कहा गया हिमाचल। तो आप यहां पर देखेंगे जो निसी है ना, निसी, निसी वह मेघालय से संबंधित नहीं है। निसी, ठीक है, निसी जो है वह आपकी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? निसी साथियों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यह वहां की एक प्रकार से जनजाति है। क्या है? वहां की जनजाति है। मोनपा भी आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो निसी भी आपकी अरुणाचल प्रदेश की ही जनजाति है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न आप सभी के सामने। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी पर भागड़ा नागल बांध बना है? भाई इनमें से कौन सी नदी है जिस पर भागड़ा नागल बांध बना हुआ है? याद कर लीजिए, सतलुज नदी पर। किस पर? सतलुज नदी पर भागड़ा नागल बांध जो है वह बंधा हुआ है। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि रिहंद नदी पर, रिहंद बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आप बता पाए कि रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी ऐसी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी बनाती है। आपका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है? भाई कौन सा सागर तट ऐसा है जो भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है? तो आप कहेंगे कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट वह तट है जो भारत के पूर्वी तट का एक भाग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या होता है? कहा गया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा होने का कारण क्या है? तो भाई इसका जो कारण हमें नजर आता है वो आता है पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा? भाई पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वह साथियों शीतकाल में वर्षा का कारण होता है। आगे चलते हैं। भारत में हाथियों के संरक्षण और आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब शुरू किया गया?
1973 में, 1992 में, 1972 में, 1976 में। आप सभी को पता है कि हाथियों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? भाई कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो वनों के अधीन होना चाहिए? तो आप यहां पर टिक कर लेंगे कि 33% जो हिस्सा है 1988 राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग वनों के अधीन होना चाहिए, मतलब उतने में वन ही वन होने चाहिए। आगे प्रश्न कहा गया कि ए और बी को सम्मिलित कीजिए। भाई कहा गया कि नीलगिरी का संबंध, मतलब सही उत्तर चुनना है, नीलगिरी का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे कि जो नीलगिरी है, नीलगिरी का संबंध गुरु शिखर से है, मतलब पहले का वन के साथ डी का मेल हो रहा है। सतपुड़ा आपसे पूछा जाए तो सतपुड़ा जो है वो धूपगढ़ से संबंधित है, मतलब टू के साथ, भाई टू के साथ सी का संबंध हो रहा है। अरावली की बात आ जाए कि अरावली, अरावली से संबंध किसका है? अरावली से संबंध किसका है? सॉरी गड़बड़ हो गया, सॉरी 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 भाई, देखो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी से संबंध है जी किसका? डोडा बेट्टा का। ठीक है, तो यहाँ पे आप करो इसे बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन, पहले का बी। अब बात आती है नंबर 3 की, तो उसका हो गया डी ऑप्शन। भाई ये किससे संबंधित है? ये आपका है गुरुशिखर से। अन्नामलाई किससे है? तो वो आपका अनाईमुड़ी से है, मतलब चौथे का हो गया ए ऑप्शन। चौथे का क्या ऑप्शन हो गया भाई? ए ऑप्शन। ये आपका इस प्रकार से सही होता है। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। नीलगिरी का संबंध किससे है? डोडा बेट्टा से। सतपुड़ा का संबंध किससे है? धूपगढ़ से। अरावली का संबंध किससे है? गुरुशिखर से। और अनाई मलाई का संबंध किससे है? भाई आपका अनाईमुड़ी से। बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? भाई देखो, जब आप बात करते हैं भारत में जो सिंचित क्षेत्र है वो सबसे अधिक भाई लवणीय क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे अधिक चराई होती है। क्या होती है? चराई होती है। तो अतिचारण के कारण, सॉरी अतिचारण बोल दिया, अति सिंचाई के कारण। भाई किसके? सिंचाई के कारण साथियों, अधिक से अधिक सिंचाई होती है, इसलिए जो भारत की भूमि है वो अधिक से अधिक लवणीय होती जा रही है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल टर्म का प्रयोग किया? तो भूगोल जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, यह पूछा जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा भाई? इरस्तनीज के द्वारा। किसके द्वारा? इरेटास्थनीज के द्वारा। तो आपका सी ऑप्शन सही होता है। आगे याद करेंगे अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर कि हमारे सौरमंडल के भीतरी ग्रह कहलाते हैं। भाई जो हमारा सौरमंडल है उसके जो भीतरी ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं? भाई उन्हें तो हम इनर प्लैनेट कहते ही हैं, मतलब भीतरी ग्रह कहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो वो ग्रह आप जानते हो भाई, बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे क्या हो गए? इनर प्लैनेट हो गए। और इनकी अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे? ये बाहरी ग्रह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाहरी ग्रह ये वाले हो जाएंगे, या हम आउटर प्लैनेट भी इनको कह सकते हैं। चलते हैं जी अगले प्रश्न पर। रेडियो तरंग का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है। रेडियो तरंग जो होती है उसका परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय जो परत होती है उसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म जल की धाराएं बहती हैं? भाई निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वो है जिसमें गर्म धाराएं बहती हैं? तो कहा गया भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर क्या बहती हैं? भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर साथियों जो गर्म जल की धाराएं होती हैं वे बहती हैं। और अगर आपसे ठंडी पूछ ले तो आप बताएंगे ध्रुवों से भूमध्य सागर की ओर क्या बहती हैं? ठंडी धारा बहती है। क्या बहती है? ठंडी धारा बहती है। याद रखिएगा इन चीजों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जल धारा नहीं है? इनमें से कौन सी धारा ऐसी है जो ठंडी समुद्री जल धारा नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे क्यूरिसियारो। कौन सी? क्यूरिसियो। ये जो धारा है क्यूरोसियो, यह धारा आपकी गर्म जल धारा है। कैसी है? यह धारा आपकी कैसी है? गर्म जल धारा है। कैसी है भैया? गर्म जल धारा है। इस बात का आपको याद रखना है। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पार्ट 4 का इंतजार कीजिए। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू।